केस वो मर्डर वाला उदयपुर का, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 लाख दिए मुसलमान को। झूठा आरोप लगा दिया हमारे ऊपर, मीडिया में उसको फ्लैश कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम किया हम लोगों को। झूठे आरोप लगा लगा के चुनाव जीत के आ गए। इतने रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, रोज रेप हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, रोज डकैती हो रही है। उदयपुर में हुई, जयपुर में होगी परसों, पर झूठ बोल करके आरोप लगा के आ गए। अब मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, उनको पूछो जो आरोप लगाया आपने असेंबली के वक्त में, पहले उसका जवाब दो। झूठे आरोप क्यों लगाया आपने, क्या जवाब है आपके पास में, उससे शुरुआत करो, तब उनकी पोल खुलेगी। देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 25 सीटें हैं। पिछली 2 बार की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी को यहां से सुखद आंकड़े मिले हैं। एक बार फिर यहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और वो राजनीतिक हलचल नजर आ रही है दिग्गजों के दौरे से। आज एक तरफ जहां मारवाड़ में अशोक गहलोत पहुंचे अपने कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में, दूसरी तरफ ढूंढाड़ में आज अपने चुनावी अभियान का आगाज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े गए। फोकस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव प्रचार का जो वक्त है काफी कम बचा है और जो चुनावी माहौल फिलहाल इन दिनों चल पड़ा है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर तो है ही, लेकिन इनका जो स्तर है वो भी अब धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के इन दोनों कार्यक्रमों को अगर हम एक तराजू में तोलकर देखें तो किस तरह से और क्या संदेश राजनीतिक दल देते हुए नजर आते हैं, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं राजनीतिक दलों से, उन सभी से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे कुछ ही देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता अनूप ठाकुर जी जुड़े हुए हैं और भाजपा से हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी अभी कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। अनूप जी आप जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप ही से परिचय ले लेते हैं जब तक हमारा बाकी 2 मेहमान जुड़े। आज जो सभा रही है बीजेपी की ढूंढाड़ में, उन्होंने ये कहा मोदी ने कि ढूंढाड़ से जो हमारी, उन्होंने एक ये बात कही कि मेरे पिछले बार का जो जुड़ाव है ढूंढाड़ से वो अपने आप में कुछ खास है। ढूंढाड़ को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं पिछली बार भी चुनाव अभियान की जो शुरुआत की थी वो यहीं से की थी और एक बार फिर मैं ढूंढाड़ में आया हूं। तो वहां पे उन्होंने जो अपने प्रत्याशी उनको लेकर कई तरह की बातें कही। अनुच्छेद 370 का वहां पर जिक्र किया गया, उसके अलावा भ्रष्टाचार का बार बार वहां पर जिक्र किया गया। वहां जो भी बातें कही गई उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि अभी बड़ी मुश्किल उन्होंने जंग कर दी है कांग्रेस के लिए? आपका माइक ऑफ है, एक बार उसको अनम्यूट कर लीजिए, माइक चालू कीजिए। देखिए प्रभात जी, वही बातें, वही वादे, वही 2014 में भी वही बातें थी, वही वादे थे, 2019 में भी वही बातें, वही वादे। जनता उनको समझ चुकी, त्रस्त हो गई जनता प्रदेश की। जहां जाते हैं मेरा यहाँ से जुड़ाव है, यहाँ से लगाव है। मूल मुद्दों से भटकाने की बात, हम बात क्या करते हैं उस बात को डाइवर्ट करने का, विषयांतर करने का प्रयास। तो राजनीति में आपने क्या किया है इस पे बात की जाती है। राजस्थान के अंदर जब विधानसभा का चुनाव था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े जोर जोर से कहा था गारंटी गारंटी गारंटी, और कांग्रेस की योजनाओं की गारंटी पर उन्होंने मोहर लगाते हुए कहा था कि इन ही गारंटियों को हम जारी रखेंगे, चालू रखेंगे। आज उन गारंटियों को आप देखिए, अस्पतालों में कतार लगी हुई है। 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना 5 लाख रुपए पर सिमट गई, इलाज मिल नहीं पा रहा। मतलब मेरा तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र में आप देखिएगा कि उन्होंने हाल ही में राजस्थान की जनता को लपेटा अपने वादों में और उनपे वो खरे नहीं उतर पाए। तो किस
मुंह से वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, और राजस्थान की जनता क्यों उन पर भरोसा करेगी, ये सोचने और समझने की बात है। हम बात कहते क्या है, उनको वो मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। आप सीधी सीधी भाषा में ये बात होनी चाहिए कि 2014 से आज 2024 हो गया, 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष से देश और प्रदेश की जनता त्रस्त है, परेशान है। आप देखिएगा कोई सा भी तबका, आज ऐसे हालात, जब हम किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसानों पे गोलियां दागनी पड़ी है इन लोगों को। क्यों किसानों पे गोलियां दाग रहे हो? बेरोजगार का हाल जो का जो है, महंगाई जिस स्तर पे थी वही है। महंगाई कम करने की बात को लेकर आपने सत्ता हथियाई थी, तो मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये देश और प्रदेश की जनता के लिए नितांत आवश्यक है, लेकिन उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात नहीं करना चाहता। यहां तक कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं, मन की बात प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कही, लेकिन मैं समझता हूं कि कभी भी पत्रकारों से, मीडिया चैनल से रूबरू नहीं हुए, क्यों बसते रहे? और भ्रष्टाचार की बात करना तो करने में इनको सोचना चाहिए कि आप एक और तो कह रहे थे कि जितना काला धन स्विस बैंक में नेताओं का जमा है उनको सबको हम ले आएंगे, और आपको वो एसबीआई का चिट्ठा दिखाने में डर लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो जारी किया तब आप को मजबूरी में दिखाना पड़ा। तो ऐसे हालात क्यों हैं? और आप देखिएगा, जब पूरा देश बड़ी त्रासदी से जूझ रहा था, कोरोना जैसी त्रासदी से, तो शर्म आनी चाहिए। वो हालात में कोविशील्ड की जब परचेजिंग की गई तो उसकी गुणवत्ता पर, उसकी दरों पर आज लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं हार्ट अटैक क्यों हो रहा है भाई, कि यार कोविशील्ड में लगा उसके बाद से ये सारी चीजें हुई है। तो वो जब कोरोना काल में कोविशील्ड से इन्होंने समझौता किया, उसकी दरों में, आदमी छोटी सी भी चीज परचेजिंग करने जाता है तो उनके दरों को निर्धारित करने का प्रयास करता है, कम करने का प्रयास करता है, लेकिन उनकी मुंह मांगी दरों पर खरीद की गई। और आप देखिएगा कि 52 करोड़ रुपया उस कोविशील्ड कंपनी ने इनको दिया। गौ मांस की बात करते हैं, बीफ कंपनियों से 150 करोड़ रुपया, गौ माता हमारी है, गौ माता है, हम ये है, गोधन को बचाते हैं। बीफ कंपनियों ने 150 करोड़ रुपया इनको चंदे में दिया। अरे तो कौन सा चरित्र है, कौन सा चेहरा है, कौन सी चाल है? मैं ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ। कृष्ण कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेता हूँ। कृष्ण कुमार जी, इसका आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप इधर गहलोत भी अपने चुनाव प्रचार में दौड़े हैं और वहां पर गहलोत, डोटासरा, पायलट तीनों ने जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर। ये क्या कहा है कि इस बार के जो परिणाम होंगे चौंकाने वाले परिणाम होंगे? देखो, सीधी सी बात है, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी कह रही थी राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। कांग्रेस जो भी कुछ कहती आ रही है, कांग्रेस जिस प्रकार की बातें कर रही है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे हमारे मित्र अनूप जी कि 2014 के वायदे हैं। अरे भाई अनूप जी, 2014 के बाद 2019 का चुनाव आ गया। 14 से ज्यादा सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में दी। हाल ही में 2023 का विधानसभा चुनाव चला गया, तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। आप जनता के हमारे द्वारा किए गए ऐसे कौन से वायदे हैं जिनमें कमी खोज पा रहे हैं? आप केवल और केवल एक कैसेट बजा रहे हैं और जनता आपकी कैसेट सुन नहीं रही है। इसीलिए हमारी नीति और नीयत सही है और जनता सही नतीजे हमारी पक्ष में दे रही है। आपने एक बात कही कोविशील्ड की खरीद के मामले में, आप अधिकार पूर्वक कह रहे हैं, आप अपने नेता की तरह माफी नहीं मांगेंगे। कोविशील्ड की खरीद में और गुणवत्ता में दोष है, ये बात किसी प्रायोजित रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे हैं या आपके पास कोई प्रमाण है? केवल और केवल अमेरिका के कुछ षड्यंत्र पूर्वक संगठन और संस्थान जो एनजीओ को प्रायोजित करके भारत के राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देने वाले एजेंडे भारत में चलाते थे, जब से उन पर रोक लगी है इस प्रकार की रिपोर्टिंग आने लगी। मूल मुद्दे पर आ जाओ। 52 करोड़ रुपया आपके खाते में कैसे आया? कोविशील्ड से उसका अनूप जी रुकिए, मैं आपका कोविशील्ड से 52 करोड़ रुपया किस बात का लिया गया? अनूप जी एक मिनट रुकिए, मैं सवाल कर रहा हूँ। लिया गया या दिया गया मांग रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि अमेरिका से कोई प्रायोजित एनजीओ को दिया रहा है? इसका आपके पास कोई प्रमाण है? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे प्रमाण है। जब अरविंद केजरीवाल जेल जाता है, उससे पहले उसके मंत्री जाते हैं तो चुप रहते हैं। कनाडा और अमेरिका से जिस प्रकार की आवाज उठ रही है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि अमेरिका की या अमेरिका की एजेंसियों के स्लीपर सेल के रूप में अरविंद केजरीवाल यहाँ काम कर रहा है। और कनाडा में जिस प्रकार अभी पन्नू के बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार वहां के आतंकवादियों के बयान आ रहे हैं,
वो इस बात का प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से चुनाव से पहले उनसे गठबंधन किया है और उसी गठबंधन का प्रमाण कैसे मान लिया जाएगा? ऐसे तो बयान कांग्रेस के और बीजेपी के खिलाफ भी बहुत यही सारे मैं कह रहा हूं कि बयान कांग्रेस के बयानों को प्रमाण मानकर चर्चा क्यों की जा रही है? अगर बयानों की तथ्यात्मक कोई रिपोर्ट मीडिया के पास नहीं है तो बयानों के आधार पर चर्चा क्यों की जा रही है? जनता ने हमें प्रमाण दिया, लगातार जनादेश दिया है। 2014 से लेकर अब तक लगातार हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। एक बात का प्रमाण है 52 करोड़ रुपया आपके खाते में आए। एसबीआई का अनूप जी एक मिनट रुकिएगा। अनूप जी कृपया हमारे साथ शाम जी जुड़ गए। हमारे खाते में तो पैसे नहीं डाले। तरफ जाना चाहूंगा, शाम जी हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण कुमार जी एक बार रुकिएगा हमारे साथ। श्याम सुंदर जी जुड़ गए, मैं उनसे सवाल कोविशील्ड में श्याम सुंदर जी को चंदा क्यों नहीं? अनूप जी एक मिनट रुकिए तो सही। अनूप जी एक मिनट रुकिए। श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए, श्याम जी से मैं जवाब लेना चाहूंगा। श्याम जी, आज राजस्थान का मारवाड़ ढूंढाड़ इलाका थोड़ा सा सियासी गर्माहट वाला रहा और ये गर्माहट आप देखें कि जब भी इस विषय को लेकर हम बैठे हैं तभी से यहाँ गर्माहट इस चर्चा में भी नजर आ रही है। दोनों तरफ से जिस तरह के बयान किए गए हैं, कांग्रेस का तो ये कहना है कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम होंगे और जोधपुर के बाद आपने जो ढूंढाड़ से कोटपुतली से जो बयान सुने हैं पीएम मोदी के, वो भी आपने सुने हैं। सब तरह का जिक्र किया है, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं और ये कई तरह की जो बातें कही गई। दोनों तरफ से जो बयानों के तीर दिए गए हैं, कितना असर डाल पाएंगे? क्या लग रहा है कि आपको वही परिपाटी अभी भी चली आ रही है जो परिपाटी पहले है, या फिर इस बार आपको इन बयानों में अलग तरह की तलखी नजर आ रही है? कि प्रभात जी, जिस प्रकार से आज जोधपुर में कांग्रेस ने एकता दिखाने का प्रयास किया, अच्छी बात है। आपने देखा कि इससे पहले एक मंच पर ना तो सचिन पायलट दिखते थे ना अशोक गहलोत दिखते थे। आज क्योंकि जोधपुर में देखने को मिला और प्रभारी भी वहाँ रंधावा भी मौजूद थे तो गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। कांग्रेस का एक अच्छा नजारा था और मैं देख रहा था कि पहली बार ऐसा लगा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जो खड़ा हुआ है कांग्रेस का उम्मीदवार, जिसने दमखम दिखाया, सड़कों पर दिखाया, अब वो वोटों में कितना कन्वर्ट होगा वो तो 4 तारीख को जब वोटिंग काउंटिंग होगी तो सामने आएगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने आज विजय संकनाथ रैली कोटपुतली से की है। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में जब प्रारंभ किया था प्रचार, वो भी ढूंढाड़ था और आज भी ढूंढाड़ है। और वो कह रहे हैं कि 25 सीट क्या, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे निराश नहीं करेंगे, 25 सीट देंगे। और देखिए जो अंदाज होता है उनका कि देखिएगा कि मुझे 10 साल में तो मैंने टेलर दिखाया है, फिल्म तो अभी बाकी है, मतलब विकास करना मेरे लिए और बाकी है। जिस प्रकार से जो कुछ कहना था उन्होंने कहने का प्रयास किया, लेकिन आज मोदी जी के भाषण में जितना दम होना चाहिए था वो कम नजर आया। पता नहीं क्यों नजर आया, मुझे नहीं पता कि किस तरह की स्थितियां बनी होगी, क्यों आज थकान से महसूस कर रहे, क्या कर रहे थे। लेकिन आज जो जोश खरोश जो पहले मैंने देखा था कि आकर के वो ललकारते थे, वो जिस प्रकार से, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार होने के बाद जिम्मेदारियां सरकार और उनके खुद के कंधे पर आ गई है, तो आज वो ललकार नहीं पाए। अशोक गहलोत को जिस प्रकार से ललकारा करते थे कि अशोक गहलोत 12 रुपए जेब में रखता है प्रति लीटर पेट्रोल के, लेकिन मोदी जी जो आप विश्वास दिला के जनता को गए थे विधानसभा के चुनाव में, आज उसको पूरा करने का टाइम था। आपने पूरा किया क्या? केवल 3 रुपए छूट दी आपने, केंद्र की भी छूट नहीं दी। तो आज आपको बोलना चाहिए था कि मैंने 12 रुपए छूट दे दी, नहीं दे पाए आप। ईआरसीबी का मुद्दा आपने उठाया, उनका कि मैंने समझौता कर दिया, लेकिन समझौते का खुलासा भी करते हैं आप, हमने समझौते में क्या क्या किया, हम किस प्रकार की स्थिति करना चाहते हैं। या 3 राज्यों को जो यमुना जल की बात कर रहे थे उसकी बात भी कह करके कह गए कि वो लटका के रखे थे, हमने फैसला करके दिखाया। उन्होंने फिर कहा कि जिस प्रकार की स्थितियां बनी है, हम इस राजस्थान को खुशहाल और विशाल बनाना चाहते हैं। अब देखिएगा कि 25 की 25 सीटें, और देखिएगा अगर 25 की 25 सीटें जिताने के लिए वोट दोगे तो मोदी की ताकत बढ़ेगी। इसका मतलब मोदी को अभी भी ताकतवर बनना है, आगे बढ़ना है और काम करना है। जिस प्रकार की बातें कह के गए, फिर वही स्टाइल होती है कि युवाओं को कहा कि मोदी आए थे, कहना अपने अपने घर जाकर के, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के कि गर्मी चाहे कितनी भी पड़े वोट जरूर करना है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ मोदी जी कहते हैं करते हैं, जो लटके झटके रहते हैं करने के दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पहले ललकारते थे और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, आज वो कह गए। देखिए क्या कि एनडीए का शासन तो, हाँ, वो तो कहता है कि भ्रष्टाचार को रोकने का मैं प्रयास करता हूं तो मुझे गाली देते हैं, या मुझे जिस प्रकार का जो कुछ राजनीति में है ना चाहिए कह दिया। लेकिन संजय सिंह की जमानत का क्या स्थिति होगी? संजय सिंह की जमानत मिलेगी। तो इस तरह से देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि राजनीति में हर पार्टी जीतना चाहती है, हारना कोई नहीं चाहता। अब कांग्रेस कह रही है कि हम भी युग बदलेंगे, पूरे बदलेंगे, लेकिन
आज अशोक गहलोत अपने गृह क्षेत्र में अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने में तो सक्षम नहीं थे। वो तो रणछोड़दास बन करके जालोर चले गए और वहां पर सचिन पायलट का व्यक्ति जो कि राजपूत के खिलाफ राजपूत खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर आज उसने दमखम दिखाया कि हाँ मैं भी दमखम रखता हूँ। चुनाव में कितना किस तरह की स्थिति बनेगी, निश्चित तौर पर अगर परिणाम सार्थक रूप से बदलाव की तरफ आते हैं तो फिर देखिए बहुत अलग स्थिति बनेगी। क्योंकि आज वसुंधरा राजे जो पीड़ा में है और खुद अपने बेटे के चुनाव को जिताने में लगी है, अब किस तरह की स्थिति बनेगी मुझे नहीं पता। क्योंकि वो देखिएगा चुनाव घोषणा कमेटी की मेंबर होने के बाद भी नहीं गई वो दिल्ली में, वो यही है। तो इस प्रकार से देखिएगा जिस प्रकार की राजनीति में जो कुछ देखने को मिल रहा है, आज मोदी जी ने पहली सभा की है, उसके बाद देखिए राहुल कस्बा के चूरू में आएंगे, फिर उसके बाद वो देखिएगा कि एक सभा और करेंगे, नागौर में करेंगे। नागौर में कहाँ करेंगे, जहां जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है वहां वहां मोदी जी की सभा होगी। और सभा कितनी कारगर होगी, कितनी जीत दिलाएगी, ये तो 4 तारीख को जब काउंटिंग मतदान गणना होगी उस वक्त जानकारी मिलेगी, आप हम दे पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जिस तरह से तीसरी बार 25 सीटों का सपना लेकर के मोदी जी आए और जनता उनको कितना सपना पूरा कर पाएगी, इनके नेता कितना भरोसा भरोसा तो मुख्यमंत्री जी कह रहे कि हम 5 लाख से अधिक हर सीट पे जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी देखिए इतना बड़बोला मत बनिए, आप मुख्यमंत्री हैं, इस नाते से आप कहिए हम 25 जीतेंगे, ये तो बात ठीक है। 5 लाख से अधिक पे जीतेंगे, हर सीट पे जीतेंगे, ये एकाधिकार किसी का भी नहीं होता, जनता का एकाधिकार है। जनता फैसला करती है, यहाँ व्यक्तिवाद फैसला नहीं करता। इसलिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, आप नए हो, आप आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ कह रहे थे। अब देखिए आप संभल के जरूर रहना, रिश्तेदार पता नहीं किसी के सगे नहीं होते, बहुत सारी स्थितियां। आप तो ठीक है, भोले हैं, अच्छे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप अगर कुछ खेल खिल गया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए राजनीति में राजस्थान की राजनीति निश्चित तौर पर एक नया संदेश देने का काम करेगी। दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण में हम 13 निपटा लेंगे, उसके बाद 12 हो जाएगी और फिर उसके 13 होगी। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार की राजनीति में कल तो अमित शाह देखे गए थे और आज मोदी जी देखे गए, अब आगे किसको देखना है, देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, आज बहुतों ने नामांकन भी किया है, जोधपुर में हुआ है, चित्तौड़ में हुआ है और बाकी जगह कई जगह और कल भी होना है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जी झालावाड़ में कल होगा जी। ये बात सही है कि जिस प्रकार से तो है राजनीति, बड़े अच्छे माहौल में चुनाव हो रहे हैं और गर्मी खूब है, राजनीतिक गर्मी भी है। आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जो पहले होता था उसमें कमी आई है। अब कमी इसलिए आई कि डबल इंजन की सरकार है, आप अपने इंजन की सरकार के ऊपर आरोप लगा नहीं सकते आप। इसलिए राजनीतिक माहौल अलग तरह का है। माहौल कितना किस तरह का क्या परिणाम देगा ये तो प्रभात जी देखना ही पड़ेगा। और जानू जी बड़े इत्मीनान से बहुत सारी चीजें कह रहे थे। जानू जी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पर्दे के पीछे है कुछ क्योंकि आपके शेखावटी में सबसे ज्यादा खलल पैदा होने वाला है। सीकर में देखिए, चूरू में देखिएगा और आपके झुंझुनू में देखिए, तीनों जगह स्थिति ठीक नहीं है बीजेपी की। अब क्या होगा नहीं होगा तो जनता फैसला करेगी, आप हम तो फैसला करने वाले होते नहीं है। जी प्रभात जी। अनूप जी, अभी फिलहाल जो टिकटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस में सबसे ज्यादा असंतोष देखा गया। टिकट दे दिया लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझसे पूछा ही नहीं। एक आपके नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने दे दिया इसलिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, वरना मैं तो लड़ना नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद एक मंच पर लाकर एक मैसेज देने की कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर अपने स्तर पर ही जो उम्मीदवार आपने जिसको बेमन से टिकट दे दिया, एक ऐसा उम्मीदवार जो टिकट वापस कर देता है, इन हालात के बीच आपको नहीं लगता कि आपकी चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए प्रभात जी, ये एक राजनीतिक दल में नहीं है हालात। भारतीय जनता पार्टी में भी अब जोधपुर की बात चल रही थी तो वहां भी देखिएगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो है उनके यहाँ भी विरोधाभास चलते रहे। जसवंत सिंह बिश्नोई को उन्होंने आयोग में चेयरमैन बनाया, राठौड़ को बनाया, बाबू सिंह जी को। तो राजनीति में सब चीजें चलती है, शीर्ष नेतृत्व अपना काम करता है और बड़ा परिवार है कांग्रेस। तो ये सब छोटी मोटी चीजें होना स्वाभाविक है राजनीति में, लेकिन पूरी दृढ़ता पूरी मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। और 10 वर्ष का जो रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है, 25 सीटें ये गाना गाते हैं। और मुख्यमंत्री जी को इतना बड़बोलापन
कम से कम इस प्रदेश की जो जनता है उस जनता के लिए तो कुछ छोड़ दो कम से कम। इतना अहंकार अच्छा नहीं प्रजातंत्र में। आप भाई, अगर आप गहलोत साहब भी तो कह रहे हैं कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, बीजेपी इसको कह सकती है बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, इसको स्वीकार भी करेगी, लेकिन वो चौंकाने वाले उनके लिए कहा, तो चौंकाने का मतलब दोनों मायनों में देखा जाता है। अगर कांग्रेस ऐसे बोलती है चौंकाने वाले, तो हो सकता है खुद के लिए कहती हो कि बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे, बीजेपी कहेगी हाँ चौंकाने वाले। निश्चित रूप से प्रभात जी मैं कहना चाहता हूँ, चौंकाने वाले परिणाम का तात्पर्य है कि प्रदेश की जनता तो समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई कि नरेंद्र मोदी जी जब विधानसभा चुनाव में आए थे और अपनी बातों में, अपने जाल में, अपने जुमलों में प्रदेश की जनता को फंसाया था, तो अभी श्याम सुंदर जी भी कह रहे थे कि वो पेट्रोल के 12 रुपए जेब में से नहीं निकले। प्रदेश की जनता समझती है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। चिरंजीवी योजना का 25 लाख रुपए का इलाज 5 लाख रुपए पे सिमट गया, और भी कई योजनाएं थी वो भी प्रभावित हो गई, नहीं हो पा रहा इम्प्लीमेंटेशन। फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर लोकसभा में 5 लाख वोटों से जीतेंगे। भाई आपकी केंद्र सरकार के जो काम थे, केंद्र सरकार की जो गारंटियां थी, केंद्र सरकार के जो वायदे थे, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चाहे 14 के वायदे हो, चाहे आपके 19 के वायदे हो, बल्कि अभी हाल ही में प्रदेश में आप जो गारंटी के गाने गा गए थे, उन पे भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो क्या प्रदेश की जनता उसका इनसे ज्यादा गारंटी की शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी विधानसभा चुनावों में, वो गारंटी नहीं चली। तो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया था, बदल पाया। फिर हमारी सीटें 70 सीटें आई थी राजस्थान के अंदर, तो हमने हर जगह पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। हमने तो जो कहा वो इम्प्लीमेंट किया। पेट्रोल की कीमतें क्यों कम नहीं की? आज ईआरसीपी की बातें करते तो कृष्ण कुमार जानू जी बैठे हैं। क्या कांग्रेस के राज में इनको ये समझ नहीं आया था कि 13 जिलों के लोगों का कंठ सूख रहा है? अब द्वेषता की राजनीति थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ईआरसीपी पे आप काम नहीं कर रहे थे। इसका बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं अनूप जी, लेकिन मेरा एक सवाल कृष्ण कुमार जी, आप काउंटर तो कीजिएगा उनको, लेकिन उसके साथ मेरा एक सवाल ही है। ब्रह्मास्त्र को सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शुरुआत में ब्रह्मास्त्र चला दिया गया और सीधे मोदी को मैदान में उतार दिया गया। कम से कम पहले तो अपने प्रदेश स्तर के नेतृत्व को मैदान में उतारते, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र को चलाने की जरूरत पड़ती तो आते। लेकिन आपको लग रहा है कि अब कोई उपाय काम नहीं करेगा और इसीलिए ब्रह्मास्त्र को सीधा ठोक दिया। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी भूमिका गंभीरता से निर्वहन करता है। प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से इस अभियान में लगे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। और राजस्थान में पहले चरण का चुनाव है, और उन पहले चरण के चुनाव की सीटों पर अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये ब्रह्मास्त्र नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है कि वो प्रधान सेवक है, और जनता की सेवा का जो अवसर राजस्थान की जनता ने 25 सीटों के साथ 14 और 19 में उन्हें दिया है, वो स्मरण कराने आए हैं कि 14 और 19 ये 10 साल का कार्यकाल तो केवल ट्रेलर था। असल ट्रेलर तो 3 कार्यकाल में शुरू होगी। अगर ट्रेलर की आप बात करें तो उसमें दिन गिनकर प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 50 दिन में अगर ऐसा नहीं हो जाए तो ऐसा करना, मैं चौराहे पे आ जाऊंगा। 100 दिन में अगर वो भी तो वो क्या था फिर उस वक्त तो उन्होंने बस 10 साल का पीरियड और 100 दिन का पीरियड तो उन्होंने ही दिया था ना। तो उसके बाद 10 साल में ऐसा क्या बदलाव हो गया जिसमें आपको ये लगता है कि 2024 में भी वापस एक और मौका दिया जाना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है? क्षेत्र में 70 के करीब हवाई अड्डे थे, आज 140 से अधिक कार्यरत है। देश में रेल सेवा की दृष्टि से 4000 किलोमीटर से अधिक विद्युतीकरण हुआ है। हवाई अड्डे का प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बना है। एयरपोर्ट खुल गए हैं, लेकिन उनमें से अभी काम कितने करें? कई एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। अयोध्या की फ्लाइट की मैं बात कर लेता हूं, जयपुर से अयोध्या की फ्लाइट बड़े जोर शोर से शुरू की गई थी, बंद हो गई। तो गिनती में लेकिन वर्किंग कंडीशन में कितने हैं? ढांचागत सुधार की प्रक्रिया जारी है, और इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि तीसरा कार्यकाल निर्णायक और ऐतिहासिक होगा। जिन बातों की विसंगतियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, बात जायज है, लेकिन उन विसंगतियों को दूर करने के लिए और सिस्टम की जो विसंगतियां हैं, सरकार में बैठे लोगों की जो आदतें हैं, उसे बदलने में समय लगता है, और उस समय का नियोजन तीसरे कार्यकाल में स्पष्ट दिखाई देगा। अभी अनूप जी कह रहे थे कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। अरे भाई, कांग्रेस एक्सपेरिमेंट चल रहा था क्या? एक्सपेरिमेंट चल रहा था। 5000 की संख्या में 20% विधायक कांग्रेस के नहीं है, और सांसदों के 10% सांसद कांग्रेस के नहीं है। किस लिए आज से बड़ा परिवार, किस लिए आज से बड़ी पार्टी? आज तो कांग्रेस के जो निकल करके लोग निकले थे, हमारी पार्टी छोड़ दिए, फिर बड़े हैं,
कांग्रेस बहुत छोटी पार्टी है। श्याम जी से एक आखिरी टिप्पणी ले लेता हूं। मैं माफी चाहूंगा श्याम जी। अनूप जी रुकिएगा। अनूप जी 1 मिनट रुकिए। अनूप जी श्याम जी से आखिरी टिप्पणी ले लेता हूं, मेरे पास समय कम है। एक आखिरी टिप्पणी ले लेता हूं। मोदी जी डर रहे हैं। श्याम जी से मैं आखिरी टिप्पणी ले लेता हूं, दोनों को रोकना चाहूंगा। अनूप जी 1 मिनट रुकिए। अनूप जी 1 मिनट रुकिए, मैं श्याम जी से आखिरी टिप्पणी ले लेता हूं, समय कम बचा है। श्याम जी, आप दोनों के आपने बयानों को सुना और दोनों पे आपकी जो मुस्कुराहट है उसका जो पैमाना है वो कम ज्यादा होता रहा। एक तो उस मुस्कुराहट को मैं जवाब के तौर पर आपसे चाहूंगा, और दूसरी बात ये भी कि आखिरकार एक सरकार को वक्त कितना चाहिए हालात बदलने के लिए, पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए। अगर हम ये मान के चले कि पिछली सरकारों ने सिस्टम को बिगाड़ कर रखा, कितना वक्त चाहिए होता है एक सरकार को? देखिए प्रभात जी, जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी जो कुछ बोल के, आज तो मैं सोच रहा था 3 लोकसभा क्षेत्र जुड़ते हुए दिख रहे थे, वहां पर कैंडिडेट तो एक ही दिखा, पता नहीं बाकी को क्यों नहीं लेके आए। वो तो देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर राजस्थान को क्या कुछ दिला पाते हैं, आज उनको तय करके जाना चाहिए था कि हम ERCP का मुद्दा तो तय करके कितने टाइम में बना करके दे देंगे, या हमारी जो रिफाइनरी है उसको कब चालू करेंगे, किस तरह की स्थिति बनेगी, इस पर स्पष्टता लानी चाहिए थी। या जमुना समझौते को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी वो खुद ही रवाना हो लिए, अब देखिएगा उसमें क्या है, पाइपलाइन डालेंगे या पानी आएगा या एक्सेस पानी आएगा, ये बहुत सारी चीजें अभी उलझी हुई है। और उलझी हुई चीजों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम राजस्थान को क्या स्पेशल देना चाहते हैं, आज उनको बताना चाहिए था हम किस तरह की स्थितियां करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं तो बहुत कुछ मुट्ठी भर के दे सकते हैं, लेकिन मुट्ठी भर के राजस्थान को मिला नहीं। जिस प्रकार की बातें हुई, जिस प्रकार का सब, वो अलग तरह की बातें रही, जिस प्रकार जानू जी कह रहे थे। अब देखिए, मैं फिर कांग्रेस के लिए तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि बन गई, लेकिन आज भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद समाप्त नहीं हुआ। विवाद समाप्त नहीं होगा तो आपसी संबंध में नहीं बनेगा, तो निश्चित रूप से आज तो वो एक मंच पे दिखे थे, बाकी कितने एक मंच पर कैसे आपस में समन्वय करके चलेंगे, तो इस तरह से कुछ आएगी कांग्रेस, क्योंकि गठबंधन करके उन्होंने 2 सीटें तो दे दी, तीसरी सीट का तो अभी फैसला बाकी है, 4 तारीख को लास्ट है कि अगर नहीं होगा तो फिर किस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस भी भाजपा के सहारे कुछ सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि भाजपा के लोगों को ले लिया, अब उनको खड़ा कर दिया, अब सीपी जोशी को लास्ट में आप टिकट देकर के भीलवाड़ा भेजा है, एक अलग अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को जिस तैयारी के साथ फील्ड में आना चाहिए था, वो तैयारी करके क्यों नहीं आ पाई मुझे नहीं पता। सोनिया गांधी हमको मिलने के बाद भी हम कांग्रेस को वो नहीं कर पाए। हाँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ 4-5 सीट संघर्ष करेगी, कितनी जीतेगी नहीं जीतेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 25 सीटें नहीं आएगी जानू जी, आप चाहे भले कुछ भी करो। मैं कह सकता हूँ कि कुछ सीटें तो निश्चित तौर पर या गठबंधन लेके जाएगा या कांग्रेस लेके जाएगी, ये तो मान के चलिएगा। ये चुनाव निश्चित तौर पर पुराना चुनाव से अलग है, क्योंकि आपने 25 सीटें जिस गठबंधन से जीती थी उस गठबंधन को कांग्रेस ने छीन लिया है। अब वो गठबंधन कितना सफल होगा ये तो मतदाता ही तय करेंगे। इसलिए राजस्थान की स्थिति नाजुक है, उस नाजुक स्थिति में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी अधिक से अधिक सभाएं करेंगे, और कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अब कुछ क्या करेगी, क्योंकि उनके अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं, बहुत दुखी है, पैसा नहीं है, किस प्रकार से लड़ेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को खड़ा किया है जिनके पास पैसा भी है, ठीक ठाक स्थिति भी है, वो जिता पाएंगे नहीं जिता पाएंगे ये तो समय 4 जब जून आएगा, जब काउंटिंग होगी उस वक्त ये सामने आएगा। बिल्कुल, स्थिति देखिए दोनों की ही थोड़ी सी गंभीर कही जा सकती है। जैसा आपने कहा, कांग्रेस को तो इसलिए गंभीर नजर आ रही है क्योंकि वो जितनी सीटें जीतने को लेकर उत्साहित नजर आ रही है, उतनी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या नहीं 25, और बीजेपी के लिए ये कि 25 का जो हैट्रिक बनाने की जो उनकी कोशिश है वो कितनी कामयाब हो पाएगी नहीं। ये बात सही भी कही आपने कि गठबंधन की एक सीट को तो लेकर बड़ा उनको भी डर लग रहा है, और मोदी के और शाह के दौरे जिस तरह से हो रहे हैं और उधर कांग्रेस के दौरे जिस तरह से हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो सीट कमजोर है सबसे पहले उसको ज्यादा से ज्यादा साधा जाए, चाहे मंच पर एक साथ हाथ से हाथ पकड़कर हवा में लहराकर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उन वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाए, या फिर जो भी बातें मंच से कही जाती है उनके जरिए। लेकिन खैर, ये कोशिशें कितनी कामयाब होती है ये भी 4 जून को साफ तौर पर पता चल जाएगा। फिलहाल खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।